will be studying about anticonvulsant and anti-epileptic drugs. तो ये हमारा लेक्चर 2 है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के बारे में पढ़ा था। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि एपिलेप्सी या कन्वर्जेंस होते क्या है, और इसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन करी थी ड्रग्स की। अब जो हमने क्लासिफिकेशन करी थी, हमने 5 क्लासेस ऑफ ड्रग्स कवर किया था पिछले लेक्चर में। उसके अंदर हमने कौन सी क्लासेस कवर करी थी? बार्बिटूरेट्स, हाइड्रोटॉइन्स, सक्सिनिमाइड्स, इम्यूनोस्टिलबिन्स और ऑक्सैलिडीन डायमंड्स। तो ये 5 क्लासेस हम कवर कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर। सेकेंड लेक्चर के अंदर यानी कि अभी इस लेक्चर में हम कवर करेंगे बाकी की जो हमारे पास 6 क्लासेस हैं। अब ये क्लासेस हमारे पास कौन सी है? सबसे पहले हमारे पास आती है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके अंदर आती है हमारे पास वैल्प्रोइक एसिड। वैल्प्रोइक एसिड को सोडियम वैल्प्रोएट भी कहते हैं, या तो हमारे पास वैल्प्रोइक एसिड की फॉर्म में आती है ये मेडिसिन, या फिर सोडियम वैल्प्रोएट की फॉर्म में आती है। अब सेकेंडली हमारे पास जो ड्रग है वो है बेंजोडाइजेपिन्स। अब बेंजोडाइजेपिन्स के अंदर हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग्स है बेंजोडाइजेपिन्स, जो कि हमारे पास एज एन एंटी कन्वर्जेंट यूज होती है। और बेंजोडाइजेपिन्स के अंदर इंपॉर्टेंट एजेंट्स आते हैं हमारे पास डायजेपाम, क्लोनाजेपाम और लोराजेपाम। अब उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्लास जो है वो है गाबा ट्रांसएमिनेस इनहिबिटर्स, जिसके अंदर हमारे पास एजेंट आता है विगापैट्रिन। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास गाबा एगोनिस्ट। गाबा एगोनिस्ट के अंदर हमारे पास जो एजेंट आता है वो आता है गाबापेंटिन। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास है वो है गाबा रीअपटेक इनहिबिटर्स। गाबा रीअपटेक इनहिबिटर्स के हमारे पास के अंदर आता है हमारे पास तियागाबीन। और इसके अलावा इन एजेंट्स के अलावा हमारे पास कुछ मिसलेनियस एजेंट्स भी हैं, जो कि एक्चुअल में जिनका हमारे पास जो रोल है या यूज है वो किसी और हमारे पास डिसीज की ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन उनका जो एक्शन है वो हमारे पास कन्वर्जेंस को स्टॉप करने के अंदर भी देखा गया है। वो हमारे पास मिसलेनियस क्लास में आते हैं। वो हमारे पास एजेंट्स हैं लैमोट्रिजीन और जोनिक्सामाइड। तो ये जो हमारे पास 6 क्लासेस हैं, इन क्लासेस को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास जो क्लास आती है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसके अंदर हमारे पास आता है वैल्प्रोइक एसिड। वैल्प्रोइक एसिड को सोडियम वैल्प्रोएट भी बोलते हैं। अब जो ये वैल्प्रोइक एसिड है, वैल्प्रोइक एसिड जो है ये अपना जो काम है वो जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये मेजरली हमारे पास यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। और एपिलेप्सी के अंदर भी ये हमारे पास पेटिट मॉल एपिलेप्सी और ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी, लास्ट लेक्चर में हमने कवर करा था कि एपिलेप्सी के हमारे पास मेजर 4 टाइप्स है। उसके अंदर ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी और पेटिट मॉल एपिलेप्सी के अंदर हमारे पास सोडियम वैल्प्रोएट यूज किया जाता है। अब जो सोडियम वैल्प्रोएट है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे दिखाता है? सोडियम वैल्प्रोएट हमारे पास गाबा की जो कंसंट्रेशन है, गाबा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड यानी कि गाबा की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करवाता है। और ये हमारे पास इंक्रीज करवाता कैसे है गाबा की कंसंट्रेशन को? ये हमारे पास जो गाबा की डिग्रेडेशन होती है आफ्टर द यूज इन द ब्रेन, उसको स्टॉप करवाता है। So it increases the concentration of GABA by decreasing the degradation of GABA in the brain. So GABA की हमारे पास डिग्रेडेशन जब कम हो जाएगी तब ऑटोमेटिकली हमारे पास GABA की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी ब्रेन के अंदर। और जब हमारे पास GABA की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी ब्रेन के अंदर, तो हमने पढ़ा कि जो GABA है वो हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, यानी कि हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमिशन है उसको इनहिबिट करता है। तो उसके अंदर हमारे पास GABA एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके अलावा हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डज इट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ गाबा? नंबर 1, इट डिक्रीजेस द डिग्रेडेशन ऑफ गाबा इन द ब्रेन, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंडली व्हाट इट डज इज इट इंक्रीजेस द पोटेंशिएशन ऑफ गाबा एक्टिविटी, यानी कि जो हमारे पास गाबा अवेलेबल है ब्रेन के अंदर उसकी जो एक्टिविटी है उसको पोटेंशिएट करवा देता है हमारे पास सोडियम वैल्प्रोएट। और ये हमारे पास यूज किया जाता है ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी और पेटिट मॉल एपिलेप्सी के अंदर। अब जो हमारे पास
सोडियम वैल्प्रोएट है, वैल्प्रोएट का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट्स हमारे पास आता है सिडेशन और डिजीनेस। और ये हमारे पास जो सोडियम वैल्प्रोएट है, सोडियम वैल्प्रोएट इज यूज्ड इन एल्डरली पेशेंट्स। तो जो हमारे पास एल्डरली पेशेंट्स है, जो हमारे पास 60-65 के एज के ऊपर के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर हम सोडियम वैल्प्रोएट यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास वी हैव इज बेंजोडाइजेपीन्स। बेंजोडाइजेपीन्स के अंदर हमारे पास 3 एजेंट्स हैं, डायजेपाम, क्लोनाजेपाम और लोराजेपाम। सबसे पहले क्लोनाजेपाम की बात करते हैं। क्लोनाजेपाम का हमारे पास एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट होता है। ये जो है हमारे पास गाबा की एक्टिविटी पोटेंशिएट करता है, ये भी। तो हमारे पास गाबा की जो एक्टिविटी हमारे पास इंक्रीज करेगा, तो हमारे पास हम यूज कर सकेंगे इसको फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कन्वर्जेंस, क्योंकि हमारे पास न्यूरोट्रांसमिशन जो है वो गाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अब इसके अंदर हमारे पास जो क्लोनाजेपाम है, क्लोनाजेपाम हमारे पास पेटिट मॉल एपिलेप्सी के अंदर, जो हमारे पास मायोक्लोनिक कन्वर्जेंस होते हैं उनके अंदर, और इन्फेंटाइल स्पाज़म्स होते हैं, उसके अंदर हमारे पास जो क्लोनाजेपाम है वो यूज किया जाता है। अब जो क्लोनाजेपाम है, क्लोनाजेपाम का हमारे पास मेजर साइड इफेक्ट है सिडेशन, यानी कि हमारे पास ड्राउजीनेस या फिर स्लीप क्लॉज होती है ड्यू टू द यूज ऑफ डायजेपाम। अब इसके अंदर हमारे पास ये जो है पेटिट मॉल एपिलेप्सी में वन ऑफ द मेजर जो यूज ड्रग्स है वो हमारे पास क्लोनाजेपाम है। नेक्स्ट एजेंट की बात करें तो वो है डायजेपाम। अब जो डायजेपाम एजेंट है, डायजेपाम इज जनरली यूज्ड फॉर द इमरजेंसी कंट्रोल ऑफ द सीजर। अगर किसी पेशेंट को हमारे पास सीजर हो रहा हो तो उस पेशेंट को हमारे पास डायजेपाम दिया जाता है फॉर द इमरजेंसी कंट्रोल। और लेकिन हमारे पास जो क्लोनाजेपाम है, इट इज अ बेटर ड्रग एज कंपेयर टू डायजेपाम, क्योंकि हमारे पास जो डायजेपाम है, डायजेपाम बहुत ज्यादा सिडेशन कॉज करती है, प्रोमिनेंट सिडेशन कॉज करती है डायजेपाम फर्स्ट ऑफ ऑल। और हमने, अगर आपको याद हो तो हमने ये सिडेटिव हिप्नोटिक्स जब कवर करे थे तब भी डायजेपाम के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा इसकी जो हमारे पास डायजेपाम की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स आता है, वो आता है कि डायजेपाम की वजह से टॉलरेंस हो जाती है। तो जो हमारे पास एंटी कन्वर्जेंट या एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट शो करता है डायजेपाम, उनके केस में हमारे पास क्या हो जाता है, टॉलरेंस आ जाती है, यानी कि कुछ टाइम तक ये अपना इफेक्ट शो करती है डायजेपाम, लेकिन उसके बाद हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे पास इफेक्ट शो नहीं करते इन द प्रेजेंस ऑफ डायजेपाम। सो क्लोनाजेपाम इज अ बेटर ड्रग इन कंपैरिजन टू डायजेपाम बिकॉज डायजेपाम हैज more side effects. First thing, it has the prominent sedation effect. Second thing, and third thing is that it causes the tolerance to the anticonvulsant effects. So due to these reasons, clonazepam is preferred over diazepam. So उसके बाद हमारे पास जो next agent आता है, next जो हमारे पास जो diazepam हम use करते हैं, diazepam हम 0.2 से 0.5 mg per kg of the body यूज करते हैं फॉर द इमरजेंसी इफेक्ट। और ये हमारे पास IV दिया जाता है, इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है डायजेपाम का। अब हमारे पास ये लॉन्ग टर्म में हम यूज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इमरजेंसी के लिए डायजेपाम यूज की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एक और एजेंट आता है इसके अंदर जो आता है क्लोबाजाम, और क्लोबाजाम हमारे पास इमरजेंसी ड्रग है। तो हमारे पास शॉर्ट टर्म इफेक्ट के लिए हम सिर्फ 1-2 घंटे के लिए अगर हमने सीजर्स अवॉइड करने हो किसी फंक्शन के लिए या फिर किसी एग्जामिनेशन के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो उस पेशेंट को क्लोबाजाम दी जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास आती है वो आती है गाबा ट्रांसएमिनेज इनहिबिटर्स, और इसके अंदर हमारे पास एजेंट है फिगाबैक्टरिन। अब जो गाबा ट्रांसएमिनेज इनहिबिटर्स है, ये हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास एक एंजाइम है ब्रेन के अंदर जो कि रिस्पॉन्सिबल है गाबा की डिग्रेडेशन के लिए, और उस एंजाइम को बोलते हैं गाबा ट्रांसएमिनेज। सो देयर इज वन एंजाइम इन द ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड एज गाबा ट्रांसएमिनेज व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ गाबा इन द ब्रेन, यानी कि गाबा ट्रांसएमिनेज जो है वो क्या करते हैं, हमारे पास डिग्रेडेशन करवाती है गाबा की। अब गाबा जो है वो हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर
तो हमारे पास जो टॉनिक क्लॉनिक स्पाज्म्स हो रहे हैं या फिर हमारे पास जो कन्वर्जन्स हो रहे हैं वो हमारे पास किसकी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डिसरप्टिव मैसेजेस जा रहे हैं ब्रेन से हमारे पास ऑर्गन्स तक, जो कि हमारे पास स्पाज्म कॉज कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर होगा जो हमारे पास इन मैसेजेस को इनहिबिट कर देगा, तो वो हमारे पास यूज हो सकेगा ट्रीटमेंट के लिए इन कन्वर्जन्स की। तो उसके लिए हमारे पास गाबा ट्रांसएमिनेज इनहिबिटर्स यूज होते हैं। अब जो ये गाबा ट्रांसएमिनेज इनहिबिटर्स है ये क्या करते हैं, जो एंजाइम हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है गाबा की डिग्रेडेशन के लिए उसको इनहिबिट करते हैं। तो हमारे पास गाबा ट्रांसएमिनेज इनहिबिटर्स क्या करते हैं, इसकी नेम से क्लियर है, गाबा ट्रांसएमिनेज जो एंजाइम है हमारे पास इसको इनहिबिट करते हैं। और इसको जब हमारे पास गाबा की जब हमारे पास गाबा की डिग्रेडेशन नहीं होगी तो हमारे पास गाबा की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, और गाबा की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के कारण हमारे पास एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट आएगा या फिर एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट आएगा इन द डिसीज्ड पेशेंट। तो हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर है गाबा ट्रांसएमिनेज इनहिबिटर्स का। अब इसके अंदर हमारे पास आता है कि ये यूज कहाँ पे होता है। तो गाबा ट्रांसएमिनेज इनहिबिटर जो है वो हमारे पास मेजरली जो चाइल्डहुड एपिलेप्सीज है, यानी कि जो हमारे पास चिल्ड्रन है उनके अंदर मेजरली यूज होता है। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे पास वैल्प्रोइक एसिड है वो हम एल्डरलीज में यूज करते हैं। हमारे पास जो वैल्प्रोइक एसिड है, वैल्प्रोइक एसिड के अंदर गाबा की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। हमारे पास जो डायजेपाम, क्लोनाजेपाम और हमारे पास लोराजेपाम है उसके अंदर वो गाबा की जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करता है। जो हमारे पास गाबा ट्रांसएमिनेज इनहिबिटर्स है ये हमारे पास गाबा की डिग्रेडेशन स्टॉप करके गाबा की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, और ये हमारे पास चाइल्डहुड एपिलेप्सी में यूज होते हैं। इसके अंदर जो साइड इफेक्ट्स मेजर आते हैं हमारे पास वो आते हैं ड्राउजीनेस, यानी कि स्लीप कॉज होती है, सिडेशन कॉज होती है। उसके अलावा हमारे पास एटैक्सिया, यानी कि एटैक्सिया और हमारे पास डिजीनेस कॉज होती है। जो पेशेंट है वो लेथार्जी में चला जाता है, फटीग रहता है उस पेशेंट को, जिन पेशेंट्स के अंदर हम विगाबैक्ट्रिन यूज करते हैं। अब विगाबैक्ट्रिन के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एजेंट आता है वो आता है गाबापेंटीन। अब जो गाबापेंटीन है वो हमारे पास गाबा एगोनिस्ट आते हैं। अब गाबा एगोनिस्ट क्लास के अंदर हमारे पास जो एजेंट है वो है गाबापेंटीन। अब गाबा एगोनिस्ट, व्हाट डज इट मीन बाय गाबा एगोनिस्ट? एगोनिस्ट हमारे पास क्या होता है? एगोनिस्ट आर दोज एजेंट्स और दोज लाइगेंड्स which when attached to a given receptor they potentiate the effect of the given receptor। तो हमारे पास गाबा एगोनिस्ट क्या हो गया? ऐसे लाइगेंड्स हमारे पास जो गाबा की जो एक्टिविटी है उसको मिमिक करेंगे। तो हमारे पास जो गाबापेंटीन होता है, गाबापेंटीन हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एनालॉग होता है गाबा का, इट इज एन एनालॉग ऑफ गाबा, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो हमारे पास गाबा के जैसा है, जिसकी वजह से हमारे पास इसकी जो एक्टिविटी है, जैसा एक्शन हमारे पास गाबा की वजह से आ रहा था वैसा ही एक्शन हमारे पास गाबा एगोनिस्ट की वजह से आता है। अब हमारे पास उसके अलावा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो हमारे पास गाबापेंटीन है ये खुद गाबा का एनालॉग है, जिसकी वजह से हमारे पास इसका जो एक्शन है वो गाबा के जैसा आता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली हमारे पास जो गाबापेंटीन है, गाबापेंटीन हमारे पास क्या करता है कि रिलीज इंक्रीज करवा देता है गाबा की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आल्सो इट इज एन एगोनिस्ट और एनालॉग ऑफ गाबा and it mimics the action of GABA on the neurons। तो हमारे पास इनहिबिट कर देगा हमारा जो न्यूरोट्रांसमिशन हो रही है। उसके अलावा हमारे पास जो गाबा है उसका जो रिलीज है उसको भी इंक्रीज करता है। अब गाबा का जब हमारे पास रिलीज इंक्रीज हो जाएगा तब हमारे पास इसकी जो एक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी। अब इसके अंदर भी हमारे पास जो साइड इफेक्ट्स आते हैं गाबा की रिलीज की वजह से वो हमारे पास सिडेशन, ड्राउजीनेस, उसके अलावा बहुत बार देखा गया है कि हमारे पास उन पेशेंट्स के अंदर नॉजिया, वॉमिटिंग और जीआईटी डिस्टर्बेंसेस ऐसे भी साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं विद द यूज ऑफ गाबापेंटीन। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग है, नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग है हमारे पास गाबा
अब जो गाबा रीअपटेक इनहिबिटर्स है वो है हमारे पास टियागाबीन। अब जो हमारे पास टियागाबीन है, हमारे पास गाबा रीअपटेक इनहिबिटर्स का क्या मतलब होगा, इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये हमारे पास जो हमारे पास टियागाबीन है ये इनहिबिट करती है हमारे पास रीअपटेक जो होती है गाबा की। अब रीअपटेक का क्या मतलब होता है, हमारे पास जो हमारा इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है ब्रेन के अंदर, जो हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, उसके अंदर हमें गाबा की कंसंट्रेशन चाहिए ताकि हमारे पास जो न्यूरॉन्स हैं उनके ऊपर गाबा हमारे पास जाके रिसेप्टर्स पे अटैच हो जाए और हमारे पास जो उसका इनहिबिटरी इफेक्ट है वो न्यूरोट्रांसमिशन को स्टॉप कर दे। दिस वी वांट। सो व्हाट हैपेंस इज, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो गाबा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में होता है या फिर हमारे पास ब्रेन के अंदर होता है, उसकी रीअपटेक होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि हमारे पास ब्रेन सेल्स क्या करते हैं, उन ब्रेन सेल्स को ऐसा फील होता है कि हमारे पास जो गाबा है वो एक्स्ट्रा पड़ा है, ठीक है, उसका कोई यूज नहीं है, और उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि वो रीअपटेक कर देता है और स्टोरेज करनी स्टार्ट कर देता है गाबा की ब्रेन सेल्स के अंदर। तो जब हमारे पास स्टोरेज स्टार्ट हो जाएगी और रीअपटेक हो जाएगी गाबा की, उसकी वजह से हमारे पास गाबा की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी इन द ब्रेन, और ड्यू टू दैट व्हाट हैपेंस इज द टॉनिक क्लॉनिक कन्वर्जेंस और द ग्रैंड मॉल कन्वर्जेंस और पेटिट मॉल एपिलेप्सी इज सीन। तो हमारे पास मायोक्लॉनिक कन्वर्जेंस, हमारे पास डिफरेंट टाइप से कन्वर्जेंस आने स्टार्ट हो जाते हैं जब हमारे पास गाबा की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है। तो गाबा रीअपटेक इनहिबिटर्स क्या करते हैं, हमारे पास गाबा रीअपटेक इनहिबिटर्स हमारे पास जो रीअपटेक होती है गाबा की उसको इनहिबिट करते हैं, एंड इन टर्न व्हाट हैपेंस इज द कंसंट्रेशन ऑफ गाबा इन द ब्रेन इंक्रीजेस व्हिच लीड्स टू द इनहिबिशन ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसकी वजह से हमारे पास कन्वर्जेंस नहीं आते। अब गाबा रीअपटेक इनहिबिटर्स के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग है वो है मिसलेनियस। अब मिसलेनियस के अंदर हमारे पास जो एजेंट्स आते हैं वो आता है लेमोट्रिजीन। अब जो लेमोट्रिजीन है, लेमोट्रिजीन हमारे पास क्या करता है, इसका एक्शन जो हमने कल पढ़ा था कार्बामेजेपिन्स, कार्बामेजेपिन्स के जैसा एक्शन होता है, यानी कि इम्यूनोसिल्बीन जो क्लास पढ़ी थी उसके जैसा एक्शन होता है। अब हमारे पास अमीनोसिल्बीन्स या फिर कार्बामेजेपिन कैसे इफेक्ट कर रहे थे, हमारे पास सोडियम का जो चैनल्स थे, सोडियम चैनल्स को हमारे पास स्टॉप कर देते हैं। सोडियम, नाउ वी नो दैट सोडियम इज नेसेसरी फॉर द न्यूरोट्रांसमिशन। सोडियम हमारे पास जरूरी है न्यूरोट्रांसमिशन के लिए। अगर हमारे पास, तो हमारे पास जो हमारी ड्रग है लेमोट्रिजीन वो क्या करती है, सोडियम की जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है या सोडियम चैनल्स जो होते हैं उनको स्टॉप कर देती है, एंड ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ सोडियम इट इनडायरेक्टली इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमिटर्स। और उसके अलावा हमारे पास क्या हो जाता है, जो कन्वर्जेंस हैं जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमिशन की वजह से आ रहे थे वो हमारे पास स्टॉप हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है वो है जोनिसामाइड। अब जो जोनिसामाइड ड्रग है ये हमारे पास एक सल्फोनामाइड डेरिवेटिव होती है। ये हमारे पास क्या करती है, जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं, कैल्शियम हमने पढ़ा था कि कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमिटर्स। जो हमारे पास एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमिटर्स होते हैं उनकी जो रिलीज है वो हमारे पास कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में होती है। तो जोनिसामाइड हमारे पास क्या करता है, कैल्शियम आयंस का जो रिलीज है उसको स्टॉप कर देता है, एंड उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन है ब्रेन के अंदर वो कम हो जाती है। और जब हमारे पास कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तब हमारे पास जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमिटर्स होते हैं वो रिलीज नहीं होते, और हमारे पास इनडायरेक्टली क्या हो जाता है, इनहिबिशन हो जाता है न्यूरोट्रांसमिशन का। अब हमारे पास इस कैल्शियम चैनल्स के अलावा कुछ जो सोडियम चैनल्स हैं उनको भी इनहिबिट करता है हमारे पास जोनिसामाइड। अब जो हमारे पास जोनिसामाइड ड्रग है, जोनिसामाइड हमारे पास यूज की जाती है एब्सेंट सीजर्स के अंदर, यानी कि कुछ हमारे पास पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर एब्सेंट सीजर्स आते हैं, उन पेशेंट्स के अंदर कन्वर्जेंस नहीं आती, लेकिन वो जो पेशेंट है वो हमारे पास कुछ टाइम के लिए कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है उसके अंदर रैपिडली, मतलब सडनली हमारे पास सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगी। उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास जोनिसामाइड ड्रग यूज होती है। उसके अलावा हमारे पास इन्फेंटाइल स्पाज़म्स में भी
हमारे पास जोनिसामाइड यूज होती है। हमारे पास मिसलेनियस एजेंट्स में और भी ड्रग्स हैं, जैसे कि एसिटाजोलामाइड और एम्फेटामीन, ये भी हमारे पास एज अ एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स यूज होती है। इसके बाद आता है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, यानी कि जो हमारे पास एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट है वो कैसे की जाती है। हमने अभी तक 11 क्लासेस ऑफ ड्रग्स पढ़ी जो कि हमारे पास एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। तो इन 11 क्लासेस में से हमारे पास हमने पढ़ा कि डिफरेंट एपिलेप्सीज के अंदर हमारे पास डिफरेंट एजेंट्स और ड्रग्स यूज होते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि पेटिट मॉल एपिलेप्सी के अंदर हमारे पास हाइडेंटॉइंस यूज होते हैं, या फिर हमने पढ़ा कि ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी के अंदर हमारे पास वैल्प्रोइक एसिड और सोडियम वैल्प्रोएट यूज होता है। हमारे पास जो डिफरेंट एजेंट्स ऑफ ड्रग्स हैं दे आर यूज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एपिलेप्सी और डिफरेंट काइंड्स ऑफ कन्वर्जन्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीजर्स। डिपेंडिंग अपॉन, अगर कोई पेशेंट आता है तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास उस पेशेंट को सीजर कौन से टाइप का है और हमारे पास कॉजेज क्या है उस पेशेंट के जो हमारे पास सीजर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट वन ऑफ द ड्रग इज प्रिस्क्राइब्ड। अब जब हमारे पास ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है वो प्रिस्क्राइब की जाती है, एंड हमारे पास स्लोली ग्रेजुअली हम इंक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। अब जब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग हम स्लोली या ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे, तब तक इंक्रीज करनी है जब तक हमारे पास उस पेशेंट के अंदर सीजर्स या कन्वर्जन्स आने बंद हो जाए। तो जब हमने अचीव कर लिया कि हमारे पास रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन या रिक्वायर्ड डोज क्या है एक पेशेंट के अंदर, जब हमारे पास जो है वो पेशेंट की सीजर्स और कन्वर्जन्स स्टॉप हो गए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू दैट, एंड सेकेंडली व्हाट हैपेंस इज, अगर किसी पेशेंट के अंदर हमारे पास टॉलरेंस आ जाए जो हमने इनिशियली ड्रग प्रिस्क्राइब की थी उसके लिए, तो जब हमारे पास इस पेशेंट के अंदर टॉलरेंस आ जाती है तभी हम सेकेंड एजेंट स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे पास एक एजेंट स्टार्ट किया जाता है डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट को हमारे पास किस टाइप के सीजर्स हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली व्हाट हैपेंस इज द पेशेंट इज गिवन द सेकेंड एजेंट व्हेन टॉलरेंस फॉर द फर्स्ट एजेंट इज सीन। जब टॉलरेंस आ जाए तो हमारे पास सेकेंड एजेंट प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब उसके बाद हमारे पास जो ट्रीटमेंट है, लास्ट सीजर आने के बाद हमारे पास 3 से 4 साल तक जो हमारे पास ट्रीटमेंट चलता है एपिलेप्सी का। अगर किसी पेशेंट को हमारे पास एक पेशेंट को हमारे पास सीजर आया तो हमारे पास उसका जो सीजर है वो किस डेट को आया उससे तो हमारे पास 3 साल तक या 4 साल तक उसकी जो डोज है, उसकी जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वो चलती है, तभी हमारे पास ट्रीटमेंट देखी गई है एपिलेप्सी की। अब उसके अलावा हमारे पास जो अगर हमारे पास जो पेशेंट है वो प्रेग्नेंट है, अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर हमारे पास जो ये मेडिसिन्स हैं वो स्टॉप नहीं की जाती, क्योंकि हमारे पास कन्वर्जन्स की वजह से भी हमारे पास जो बेबी है उसके अंदर या फिर जो हमारे पास फीटस है उसके अंदर डैमेज हो सकता है। तो अगर हमारे पास ड्रग्स जो है वो साइड इफेक्ट्स शो करेंगी इन द फीटस, तो हमारे पास कन्वर्जन्स जो है वो ज़्यादा साइड इफेक्ट्स शो करेंगी। उनकी वजह से हमारे पास स्पाइनल बाइफिडा जैसी हमारे पास डिफरेंट जो बेबी को डिफॉर्मिटीज़ हो जाएंगी। तो इस वजह से हमारे पास जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके अंदर भी ये ड्रग्स हमारे पास जो सेफर अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट के लिए। और हमारे पास वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो आती है कि जितनी भी हमारे पास एंटी एपिलेप्टिक या एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स हैं वो हमारे पास जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उनकी जो एफिकेसी होती है उसको डिक्रीज कर देते हैं। तो ड्यू टू डिक्रीज ऑफ एफिकेसी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड ड्यू टू और हमारे पास क्या करते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स का। तो जो हमारे पास स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं, तो अगर हमारे पास कोई फीमेल है जिसको हमारे पास कन्वर्जेंस है या फिर जिसको हमारे पास एपिलेप्सी है, तो उन पेशेंट्स में हमारे पास सजेस्ट किया जाता है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज करें इन कंपैरिजन टू स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, क्योंकि स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के यूज से भी हमारे पास स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फेल हो सकते हैं और उसकी वजह से भी हमारे पास प्रेगनेंसी कॉज हो सकती है। और प्रेगनेंसी कॉज होने की वजह से हमारे पास डिफॉर्मेटिव जो फीटस होता है उसके अंदर डिफॉर्मिटीज आ सकती है। सो इन दीज 2 lectures we have covered what is epilepsy, what are the different classes of
drugs which are used in the treatment of epilepsy. We have also studied the mechanism of action of different classes. We have studied side effects and we have studied the treatment of epilepsy. और उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी के अंदर आता है कि जब हमारे पास कोई पेशेंट की 3-4 साल के बाद जब हमारे पास एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट हो जाए, 3 या 4 साल तक कोई भी सीजर ना आए, तो जब हमने डिसकंटिन्यू करनी है ड्रग को तो वो भी हमारे पास ग्रेजुअल होती है। हम एकदम से हम ड्रग्स को स्टॉप नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास सीवियर साइड इफेक्ट्स आते हैं और हमारे पास जो टॉलरेंस के इफेक्ट्स हैं या फिजिकल डिपेंडेंसी हो जाती है ऑन द ड्रग्स, तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन है उसको धीरे धीरे स्टॉप किया जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे एंटी पार्किंसन ड्रग्स।